तो अब हमारे खास मेहमानों को मंच पर बुलाने का वक्त हो गया है। सबसे पहले मैं मंच पर बुलाऊंगी मिस्टर प्रदीप अग्रवाल, फाउंडर चेयरमैन सिग्नेचर ग्लोबल के। सबसे पहले इनके बारे में आपको जानकारी दे देती हूँ। With a rich experience of more than 2 decades in financial capital market and commodity market, Mr. Agarwal brings motivation with emphasis on ethical professional approach. With a keen desire to do more, he ventured into the real estate business under the brand name Signature Global, focusing on affordable housing, which is key to the growth of housing in India. With a grand vision and a mission of Har Parivar Ek Ghar, a house for every family, Mr. Agarwal has been contributing significantly to Prime Minister Narendra Modi flagship mission of housing for all. Sir, please welcome on the stage. साथ ही साथ इस सेशन में हमारे साथ रहेंगी मिसेस सुनीता दुग्गल, सांसद सिरसा से। मैम रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मंच पर आइए, सेशन को आगे बढ़ाएंगी दामिनी। तो आज इसमें बात करेंगे मिसेस सुनीता दुग्गल से कि किस तरीके से वो रियल एस्टेट को देखती हैं और सरकार का कितना ध्यान है इस ओर। साथ ही साथ मिस्टर प्रदीप अग्रवाल रियल एस्टेट के बारे में महत्वपूर्ण चीजें आपको बताएंगे जानकारी। ओवर टू यू दामिनी। थैंक यू ममता, थैंक यू सो मच। Mr. Agarwal and Mrs. Duggal, it is a pleasure to having you here today. इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक फ्लैशबैक में ले जाना चाहती हूँ। एक ऐसे दौर की तरफ मंथन करूंगी जिस दौर ने पूरे ना कि भारत को, पूरे विश्व को झंझोर कर रख दिया था। प्रत्येक और हर एक सेक्टर का इस पर अभाव पड़ा था। एनी गेसेस वो कौन सा दौर था? बिल्कुल सही, कोविड-19। सर, मिस्टर अग्रवाल, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा, कोविड-19 जब आया, सबसे पहला रिएक्शन आपका क्या था कोविड-19 को लेकर, और साथ ही साथ क्या सॉल्यूशंस थे जो और चैलेंजेस जिनका आपने सामना किया? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस मंच पे बुलाने के लिए। कोविड-19 बिल्कुल सरप्राइजिंग थिंग। आज से पहले ऐसी किसी भी चीज़ के बारे में ना कभी देखा था, ना सोचा था। शायद क्योंकि बताते हैं कि लगभग 100 साल पहले सिमिलर काइंड ऑफ एक डिजीज़ दिखाई दी थी, लेकिन वो किसी भी जनरेशन के लिए एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है। कोविड-19 जिस वक्त लोगों को पता चला कि ऐसा कोई लॉकडाउन होने वाला है और जब अनाउंसमेंट हुआ तो हम भी प्रिपेयर नहीं थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट जी। क्योंकि जब भी कोई ऐसी चीज़ जो सरप्राइजिंगली आए तो उसके लिए आप प्रिपेयर हो पाएँ, ये बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ऑफ कोर्स वी आर इंडियंस, तो थोड़ा जैसे जैसे कुछ टाइम निकला अपने आप को समेटा कि कैसे क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। पूरी टीम के साथ मीटिंग्स ली कि जिस इंडस्ट्री में आप हैं आपको अपने कस्टमर को सर्व करना होता है। पूरा लॉकडाउन के अंदर आप किसी से पर्सनली मिल नहीं सकते, ना ही कोई कस्टमर आ सकता है, ना ही कोई जा सकता है। तो ऐसे में सबसे बड़ा इनोवेशन हुआ डिजिटलाइजेशन का जी। क्योंकि जब ऑनलाइन का माध्यम इतना बड़ा था नहीं, लोग एज्यूम भी नहीं कर पा रहे थे कि इतना बड़ा ऑनलाइन निकल सकता है। और कहीं ना कहीं आप देखिए, जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें से सॉल्यूशन निकल कर आता है। वो सॉल्यूशन मुझे लगता है एक वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर डेवलप हुआ उसमें कोविड का बहुत बड़ा रोल रहा। पूरी टीम को हमने संगठित किया, समझा कि हम कैसे बेस्ट सर्विसेज अपने कस्टमर को घर पे बैठ के दे सकते हैं या अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बता सकते हैं। ऑफ कोर्स सेल्स करना तो बहुत आसान नहीं था, लेकिन कम से कम बता सकते हैं कि क्या सिचुएशन है, कैसे कर सकते हैं। और जो टीम है उस टीम को भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके साथ कैसे खड़ा रहना है, क्योंकि वो एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिसके अंदर डर ज़्यादा था। प्रॉब्लम थी या नहीं थी वो तो बाद में डायग्नोज होना था, लेकिन अच्छा उसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं था। क्योंकि अगर आप उस वक्त की बात करें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत 2 ही चीज़ों की थी। एक चीज़ थी कोई वैक्सीन हो और दूसरी चीज़ की घर हो। तो वैक्सीन तो अवेलेबल नहीं थी, ऑफ कोर्स जो घर था वो अवेलेबल था कि आप अपने घर में रहिए तभी सेफ रह सकते हैं। जी,
अभी हमने जाना रियल एस्टेट मार्केट को किस तरीके से प्रभाव पड़ा। मैं जानूंगी कि आपने कोविड-19 के उस दौर को किस तरीके से देखा और किस तरह के इनिशिएटिव्स थे जो आपकी गवर्नमेंट ने लिए उस टाइम पर। सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ को बहुत बहुत इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने रियल एस्टेट, जो कि काफ़ी टाइम से एक उनके मन में था कि कोई उनकी बात को सुने, तो आप लोगों ने इस प्लेटफॉर्म को चुना उनकी बात को सुनने के लिए। देखिए, कोविड में तो मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया के अंदर ही कोई भी ऐसा इंसान होगा कि जो कहीं ना कहीं से उससे अफेक्ट नहीं हुआ होगा। और मुझे लगता है कि शायद अब तक के हिस्ट्री में ये ऐसा पेंडेमिक है कि जिसमें हर कोई जो है प्रभावित हुआ। इससे पहले जैसा कि प्रदीप जी ने बताया कि 100 साल पहले जो पेंडेमिक हुआ था, उसमें आपका कोई ना कोई एक ऐसा आपका एक एरिया, हम कह सकते हैं कि जो कॉन्टिनेंट कोई एक अफेक्ट हुआ। लेकिन इसमें क्योंकि इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन है, मुझे लगता है कि उसकी वजह से जितना स्प्रेड ये हुआ। लेकिन वही है जैसा कि आपको बहुत बार बहुत सी चीज़ें जो हैं वो जितना उनका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है तो कुछ ना कुछ आपको सिखा के भी जाते हैं। बिल्कुल। तो इसमें भी यही रहा कि जो एक डिजिटल वर्ल्ड से सबके सब जो हैं वाकिफ़ हुए और वर्क फ्रॉम होम का कल्चर जो है इससे पनपा। और रियल एस्टेट के लिए मुझे लगता है कि इसमें जो चीज़ अच्छी रही वो ये कि लोगों ने महसूस किया कि जब आपको आइसोलेशन में रहना था तो दिल्ली में बहुत से ऐसे घर थे कि जिनकी वैल्यू जो है वो करोड़्स में थी, लेकिन एरिया जो है वो बहुत कम था। तो लोगों ने ये माइंड में सोचा कि क्यों ना हम थोड़ा सा खुले में जाके जो है यहाँ पर इसको सेल करके, और हम खुले में जाके तो गुड़गांव में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जो उस टाइम में जो लोगों ने महसूस किया कि यहाँ पर उनको उतने पैसे में ही बड़ा एरिया मिल रहा था, बड़ी जगह मिल रही थी। तो और प्लस जो यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक कल्चर ये था जो डेवलप किया कि आप फ्लोर्स जो हैं वो 3 फ्लोर 4 फ्लोर तक आप जो हैं वो बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उसमें यहाँ पर रियल एस्टेट को काफ़ी फ़ायदा मिला। और जो है लोगों ने भी महसूस किया कि आपके पास एरिया अगर बड़ा हो तो अगर आपको आइसोलेशन में भी रहना पड़े तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैडम, यहीं पर मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि किस तरह की पॉलिसीज हैं जो कोविड के बाद में, पैंडेमिक के बाद में सरकार ने लेकर आई और जिस तरीके से होम बायर्स को उनसे लाभ मिल सकता है। देखिए, ऐसा है कि एक तो जो आपने देखा होगा इनकम टैक्स में भी जो इंटरेस्ट रेट है उसको जो है सरकार ने जो उसके अंदर उसमें काफ़ी फ़ायदा दिया है। और प्लस इसके साथ साथ जो है जैसा कि हमारे मंत्री जी ने भी बताया कि गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि हर घर को जो है, हर इंसान को जो घर मिलना चाहिए उसके सिर के ऊपर छत होनी चाहिए। पहला जो रियल एस्टेट के अंदर एक इस तरह का चलन रहता था कि उसमें आपकी ग्रीड जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती थी कि आप ये नहीं देखते थे कि कोई इंसान जो है अपनी सारी उम्र की पूंजी लगा के और एक घर खरीदने के लिए जाता है, लेकिन उसमें उसको क्या, जब उसको थोड़ा सा भी, जब इस बात को देख के उसको धक्का लगता कि अभी आपको इसके लिए अभी आप उसको ऑक्यूपाई नहीं कर सकते हैं, आपको ये फॉर्मेलिटीज़ और पूरी करनी है, आपको इस पे और ज़्यादा इंटरेस्ट देना है, आप सोच सकते हैं कि एक गरीब इंसान जो है बड़ी मुश्किल से एक उसकी इच्छा रहती है, उसकी तमन्ना रहती है कि वो एक अपना घर बनाए। और ऐसे उसमें जब उसको इस तरह की दिक्कतें का सामना करना पड़े तो आप सोच सकते हैं कि उनके साथ क्या बीतती होगी। लेकिन जो सरकार ने जो ये रेरा लेकर आए हैं, इसमें जो एक कम्युनिकेशन गैप जो है वो खत्म हुआ और जो रियल एस्टेट वालों की उनकी भी अपनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो उन्होंने गवर्नमेंट के सामने रखी, और जो कंज्यूमर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उन्होंने भी अपनी प्रॉब्लम को गवर्नमेंट के सामने रखा। तो और इसके साथ साथ जो अब सरकार की ये कोशिश है, आपने देखा ही होगा कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें शहरी भी है और ग्रामीण भी है। बिल्कुल। ग्रामीण में आज के तारीख में 3 करोड़ से भी ज़्यादा घर जो हैं वो गांव वालों को मुहैया करवा चुकी है सरकार। आप सोच सकते हैं कि कितनी खुशी उनके चेहरे पर इस बात को लेकर होगी। और सरकार की कोशिश है कि 1 करोड़ 22 लाख के करीब जो है वो शहर में भी जो है घर मिलने चाहिए, और उसके तहत 60 लाख के करीब कम से कम अब तक जो है वो घर मुहैया करवा चुकी है सरकार। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये सपना है कि 2024 तक जो है वो हर इंसान के सिर के ऊपर छत होनी चाहिए। तो जैसा कि मिसेस दुग्गल ने अभी हमें बताया किस तरह की पॉलिसीज हैं जो आई है इस रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर, और साथ ही साथ ये भी बताया किस तरह की स्ट्रैटेजी है जो बिल्डर्स आज जिस पर काम कर रहा है, मनी मेकिंग स्ट्रैटेजी से बिल्डर काम कर रहा है। और कोविड के बाद कहीं ना कहीं हम भी ये जानते हैं कि जो लोग एनसीआर से जुड़े हुए हैं गुड़गांव की तरफ आए,
तो कोविड के बाद किस तरह की इनोवेशंस हैं जो एज अ सिग्नेचर ग्लोबल लेकर आया, एज अ लीडर ऑफ सिग्नेचर ग्लोबल किस तरीके से फायदा आपने होम बायर्स को पहुंचाया, किस तरह की अफोर्डेबिलिटी के साथ आप अब आज काम कर रहे हैं? तो सबसे पहले तो इस चीज़ का मुझे लगता है सारा जो क्रेडिट है फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे प्रधानमंत्री जी को जाता है, जिन्होंने हाउसिंग फॉर ऑल को इस तरीके से पूरे इंडिया में लोगों को समझाने की कोशिश की। क्योंकि बिल्कुल ठीक कहा मैडम ने कि आज से पहले हाउसिंग सेक्टर को इस तरीके से कभी देखा ही नहीं गया, और ख़ास करके जो लोअर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास है उनके लिए ये कभी भी ऐसा एरिया नहीं रहा कि गवर्नमेंट उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे। क्योंकि पिछले 70 साल में तो 65 साल में मैंने ऐसा देखा नहीं, और अगर पॉलिसीज़ बनती थी तो ऑन पेपर ज़्यादा रहती थी, ग्राउंड के ऊपर उनका आना बड़ा मुश्किल होता था। इवन टू बी ऑनेस्ट, मैंने जब ये पॉलिसी अनाउंस हुई हाउसिंग फॉर ऑल, तो भी मुझे लगा कि जैसे सभी करते हैं गवर्नमेंट तो कुछ ना कुछ शायद ऐसा होगा। लेकिन जिस तरीके से आप देखिए प्रधानमंत्री जी चाहे किसी भी तरीके की कहीं भी स्पीच कर रहे हैं तो उनके फर्स्ट 5 मिशंस में हाउसिंग फॉर ऑल होता था, और उसको एक्चुअली ऑन ग्राउंड किया। और 2022 तक आप ये देखिए लगभग 1,50,00,000 के नियर अबाउट घर सैंक्शन किए, लोगों को डिलीवर किए, और अभी भी ये चल रहा है कि 2024 तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घर दिए जा सकें। इसके पीछे प्रधानमंत्री आवास योजना का बहुत बड़ा बेनिफिट रहा है, क्योंकि एक आम इंसान को जो CLS के थ्रू सब्सिडी मिल रही है उसमें फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि हाउस होल्ड इनकम अगर जो दिल्ली NCR एरिया में है नॉर्मली हस्बैंड वाइफ की दोनों की मिला के 12 लाख रुपए की नियर अबाउट होती है। ऐसे में अगर उनको कोई ऐसा घर मिले जिसमें लगभग 15-20 हज़ार रुपए की EMI से उनका काम चले, और उस 15-20 हज़ार की EMI का आज की डेट में वो रेंट पे कर रहे हैं किसी 2 BHK यूनिट में रह के, तो अल्टीमेट उसको कन्वर्ट कर दिया कि आप अपना घर लीजिए और उसको EMI में कन्वर्ट कीजिए। हमेशा किराए के मकान में रहने की बजाय अपने खुद का घर लीजिए, जो कि बहुत बड़ा फायदा है होम बायर्स के लिए। सो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है प्रधानमंत्री आवास योजना ने। और दूसरी बड़ी बात जो हरियाणा ने पूरे इंडिया में, मैंने हर स्टेट की पॉलिसी को ऑब्जर्व किया है, हरियाणा की जो अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी वन ऑफ द बेस्ट है, रोल मॉडल की तरह है। किसी भी स्टेट में ऐसी पॉलिसी नहीं बनी है कि जिसमें विद इन सिटी आप अफोर्डेबल हाउसिंग को प्रोवाइड कराएं। अदरवाइज नॉर्मली क्या होता है, अफोर्डेबल हाउसिंग का मतलब होता है सिटी से फार 50 किलोमीटर आगे है, 100 किलोमीटर, फिर ट्रांसपोर्टेशन इशू बन जाता है। सो मैंने देखा कि जिस तरीके से अफोर्डेबल हाउसिंग को गुरुग्राम में या सराउंडिंग द गुरुग्राम में इंप्लीमेंट किया गया वो कमांडेबल था। और जैसा कोविड के बाद आपने भी कहा कि कुछ चेंजेस आए, लोगों को बड़े घरों की नीड हुई, तो उसमें भी मुख्यमंत्री जी ने जो घर थे, जो फ्लोर्स थे, उनको 3 फ्लोर से बढ़ाकर 4 फ्लोर किया, और उसके अंदर थोड़े से बड़े घर बन भी पाए। क्योंकि कोविड के टाइम पे एक चीज़ हमने ये भी की कि जो अपने कस्टमर्स थे उनसे सबसे पहले उनका एक प्रॉब्लम पूछा कि आज आपको इस घर में जो इस साइज़ के घर मिल रहे हैं उनमें प्रॉब्लम क्या है। बोले सर ये 2 BHK यूनिट है, अगर इसको थोड़ा सा एक और अगर बड़ा एक रूम और होता तो हम वर्क फ्रॉम होम जो आज हम अपने ड्राइंग रूम में या अपने बेडरूम में बैठ के कर रहे हैं उसको आराम से कर सकते। और मुझे लगता है जो दीनदयाल जन आवास योजना है उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, लोगों को ऐसे बड़े घर एक रिजनेबल रेट के ऊपर कहीं ना कहीं मिल पाए। और कम से कम अगर आप एज ए डेवलपर मुझसे पूछें तो आज भी पूरे इंडिया में जो पॉलिसीज हरियाणा गवर्नमेंट पर्टिकुलर अफोर्डेबल हाउसिंग या मिड इनकम हाउसिंग को लेकर डराइव कर रही है उसका कहीं भी कोई जवाब नहीं है। और इसीलिए आप देखिए कि सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट गुरुग्राम और सराउंडिंग द गुरुग्राम है। देखिए आप बेस्ट जो 500 फॉर्चून है उनमें से 250 के ऑफिसेज यहाँ हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज यहाँ पे हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर का हब है ये, हेल्थ केयर का हब है ये। तो ऐसे में बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। इनको रहने के लिए घर चाहिए, और वो घर आज से पहले अवेलेबल नहीं थे। 5-7 साल पहले लोग दिल्ली जाते थे, दिल्ली से वापस आते थे। आप देखिए कि अगर 8-10 साल पहले की बात करें तो डेली हजारों इनोवा मॉर्निंग में इन एंड आउट होती थी, कॉल सेंटर्स के जो लोग काम करते थे उनके लिए। आज उनके लिए एक घर की अवेलेबिलिटी हो गई।
और कहीं ना कहीं उसका एडवांटेज गुरुग्राम को मिला है। मिसेस दुग्गल, अभी हमने जाना कि किस तरीके से गुड़गांव जो है वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एकदम बूम कर गया है, ठीक है। हम हरियाणा की अगर बात करें तो एक गुरुग्राम ही है जिसमें रियल एस्टेट इंडस्ट्री और बाकी जो कॉर्पोरेट ऑफिसेज है वो बूम पर है। मैं जानना चाहूंगी क्या हरियाणा के अंदर और कोई भी क्षेत्र है जिसके लिए आपकी सरकार इनिशिएटिव्स ले रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त करने और मजबूत करने के लिए क्या आपकी सरकार पहल कर रही है? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार ने जो काम किया है, जिस तरह से चाहे आप इसमें हाईवेज़ की बात करें, चाहे आप इसमें रेलवेज़ की बात करें, चाहे आप इसमें एयरपोर्ट्स की बात करें, मुझे लगता है कि जितना पिछले 7-8 सालों के अंदर इसमें जो है ना वो डेवलपमेंट हुई है, पहले आज तक कभी भी नहीं हुई। और इस चीज़ को सब अप्रिशिएट भी करते हैं। आप देखिए, यहाँ से आप अगर मेरी लोकसभा सिरसा है वहाँ तक अगर आप जाएं, आज से 8 साल पहले जो सफ़र आपका कम से कम भी 6 से 7 घंटे का होता था, आज वो 3, साढ़े 3, 4 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाता है। और अभी जैसे दिल्ली से मुंबई जो है एक्सप्रेसवे जो बन रहा है, तो ये जो एक तरह से ना वो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले समय में होगा। और इसका बहुत लाभ जो है एक आम आदमी को, जनमानस को मिलता है। और सरकार की तरफ से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और इस तरह की बहुत सी ऐसी जो है पॉलिसीज़ हैं जिसका अगर फ़ायदा उठाएं तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि एक ईज़ ऑफ लिविंग जो है एक आम इंसान के लिए हो पाएगी। और इसके साथ साथ आप ये देखिए कि पहले हमारी सरकार ने 50 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो चिन्हित किए थे। और अभी जो प्लान है, जैसे आज ही ऑनेबल जो हमारी प्रेसिडेंट साहिबा हैं उनका जो है उनका भी भाषण था, तो उसमें उन्होंने कहा कि आने वाले समय में 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स वो चिन्हित किए जाएंगे और उन पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी लगाकर फोकस उन पे रख के किस तरह से उनको हम एट पार कर सकते हैं जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स हैं या दूसरे ब्लॉक्स हैं उनके। तो और आप देखिए कि अभी जो इलेक्शंस जैसे हरियाणा में हुए, तो जो नई पंचायत जो चुन के आई है उसके अंदर अगर आप, मैं तो चाहती हूँ कि इंडिया टीवी जो है उनका बाकायदा एक प्रोग्राम करे, जितने जो यंगस्टर्स जो हैं, जो उसमें जो फीमेल्स हैं उसके अंदर, और काफ़ी एजुकेटेड जो लोग निकल कर आ रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में वो जिस जिस एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे किसी ब्लॉक को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे किसी जिला परिषद को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे किसी विलेज को रिप्रेजेंट करते हैं, वो अपने इलाके के डेवलपमेंट के लिए बहुत काम करेंगे। मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है। और ये इट इज़ बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट ओनली। जो सरकार जो है, सरकार की जो पॉलिसीज़ है, सरकार ने जिस तरह से उनको एनकरेज किया है, ये इसकी वजह से। मिसेस दुग्गल, अभी आपने बात की यूथ के बारे में, जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में। आप सिरसा से सांसद है, मैं आपसे जानना चाहूंगी रियल एस्टेट की हकीकत वहां पर क्या है, किस तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर मजबूत हो रहा है, और चाहे कोई भी क्षेत्र हो हरियाणा का, वो गुड़गांव की तरफ ही रुझान करता है, यूथ हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए हो, क्यों ना सिरसा को इतना मजबूत बनाया जाए? देखिए, ऐसा है कि हर एरिया की अपनी अपनी कुछ खासियत होती है। अगर मैं सिरसा लोकसभा की बात करूं तो वो वहाँ पर फार्मलैंड काफ़ी है, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर बेस्ड एरिया है और लोगों का फोकस एग्रीकल्चर की तरफ ही बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी जैसे मैंने आपको कहा कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, तो उसमें जैसे सिरसा जो है उसमें कीनू की वहाँ पर खेती बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर फोकस है कि हम किस तरह से वहाँ पर कीनू को जो है वहाँ पर फूड प्रोसेसिंग की यूनिट्स लगें और किस तरह से उसको वहाँ पर आगे बढ़ावा दिया जाए। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो वहाँ पर सिट्रस का है, गुआवा का है, और नरवाना जो जींद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वहाँ पर पोल्ट्री का है। तो हर जगह को किस तरह से वहाँ पर जो स्पेसिफिक जो कुछ वहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं उनको किस तरह से एनहांस किया जाए, उनको एनकरेज किया जाए, इसलिए सरकार की पॉलिसी है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और क्या है कि कनेक्टिविटी। जब से आप ये देखिए कि कनेक्टिविटी जो है, हम चाहे रोड्स की बात करें, ट्रेन्स की बात करें, बढ़ी है, तब से यूथ जो है वो मेट्रो सिटीज़ की तरफ आने लगा है। और जब आप घर से बाहर निकलते हैं तब आप देखते हैं कि बाहर जो है वो किस तरह की डेवलपमेंट है और किस तरह की डेवलपमेंट आप अपने एरिया में कर सकते हैं। अभी कोरोना के दौरान ही बहुत से ऐसे जो हैं लोगों से मेरा मिलना हुआ कि जिन्होंने दिल्ली में या मुंबई में या के और एमएनसीज में उनका बहुत अच्छा काम था, लेकिन कोविड की वजह से उनको अपने घर में जो है रिस्ट्रिक्ट रहना पड़ा, वहाँ जाना पड़ा, तो उन लोगों ने वो काम छोड़कर वहाँ पर ही स्टार्ट किया।
बहुत अच्छा जो है उन्होंने देखा कि हम यहाँ पर ही किस तरह से काम कर सकते हैं, तो वहीं की चीज़ों को लेकर उन्होंने वहाँ पर काम करना शुरू किया और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हर किसी को चाहिए कि वो एक अच्छी ज़िंदगी बिताए, एक अच्छी लाइफ उसकी हो, हेल्दी लाइफ हो। अगर आप ठीक है कि मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं और देखिए जो यहाँ के प्रॉस हैं तो उसके साथ साथ कॉन्स भी हैं। मुझे लगता है कि जो AQI हम यहाँ पर भुगत रहे हैं, हम यहाँ पर बर्दाश्त कर रहे हैं, चाहे गुरुग्राम की बात करें चाहे दिल्ली की बात करें, मे बी कि समटाइम्स तो वो 500 को भी क्रॉस कर जाता है, तो वो AQI आपको ग्रामीण आंचल में वहाँ पर सिर्फ कोई 50 है या 100 है, तो एक हेल्दी लाइफ तो आपको वहाँ पर मिलती है। तो मुझे लगता है कि इस तरह का हमें आपस में एक जो है वो कुछ ना कुछ आपस में सामंजस्य रखना चाहिए कि किस तरह से जो हम यहाँ की एयर क्वालिटी को, यहाँ की जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो हेल्थ है, उसको हैजर्ड्स को कैसे दूर कर सकें, इन चीज़ों को हम लोग थोड़ा ध्यान करें। मिसेस दुग्गल ने बताया किस तरीके से सरकार जो है वो बैलेंस करके चल रही है। अगर यहाँ पर रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बूम मिल रहा है तो साथ ही साथ एक हेल्दी लाइफस्टाइल का भी ध्यान रखा जा रहा है। मैं मिस्टर अग्रवाल आपसे जानना चाहूंगी, हम सभी जानते हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री 7-8 साल से स्ट्रगल कर रही थी और जैसे ही पैंडेमिक आया, कोविड आया, इस इंडस्ट्री ने बूम किया। हम ये सब जानते हैं, लेकिन इसका कारण क्या है, स्टोरी क्या है आखिर इसके पीछे? देखिए, बड़ा सिंपल स्टोरी अगर बात करें तो जैसा मैडम ने भी बताया कि कोविड के बाद लोगों को ये एहसास हुआ कि अपना घर जरूर होना चाहिए, छोटा हो या बड़ा, लेकिन अपना घर होना चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी, जैसे मैंने कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना, ऐसी और भी स्कीम्स बना रखी थी जिससे लोगों को कहीं ना कहीं इस चीज़ में और हेल्प आउट हुआ। दूसरा, अगर आप देखें तो कोविड के बाद कहीं ना कहीं लोगों का जो पे स्केल है वो भी इंक्रीज हुआ है, तो इससे भी लोगों की जो बाइंग कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हुई है। एंड ऑफ कोर्स हर चीज़ का एक साइकिल होता है, रियल एस्टेट का भी एक साइकिल था, 7-8 साल से इंक्रीज नहीं हुआ था। तो जैसे ही कोई एसेट अगर काफ़ी टाइम तक एक रेट के ऊपर रह जाती है तो उसका भी एक साइकिल आता है। मुझे लगता है कि यही एक रीज़न है कि उसका साइकिल पूरा हुआ। साइकिल होते ही कोविड पे ट्रिगर हुआ और ट्रिगर होने के बाद एकदम डिमांड आई और इस वक्त डिमांड मैं कहूँ तो बूम पर है। और उसका रीज़न भी यही है कि जो पॉलिसीज़ बन रही हैं वो कहीं ना कहीं कस्टमर फ्रेंडली बन रही हैं। एनवायरनमेंट, जो रेरा एनवायरनमेंट है, उसने भी लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बूस्टअप किया है, क्योंकि आज ऑफ कोर्स बहुत हार्ड एंड मनी है और बहुत मुश्किल से वो EMI पे कर पाते हैं। तो ऐसे में अगर डेवलपर कोई खेल कर दे तो उनकी ज़िंदगी के साथ बन जाती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का एक बहुत बड़ा रोल रहा है जो डिमांड में इतना बूस्ट हुआ है। मैं अभी आपने रेरा की बात की है, मैं रेरा के ऊपर जाना चाहूंगी। आखिर रेरा का क्या इम्पैक्ट रहा है बिल्डर्स की लाइफ को लेकर? रेरा के आने के बाद किस तरह की सहूलियत जो है आप सभी बिल्डर्स को मिल पाई है? देखिए, मुझे लगता है अनुशासन किसी भी सेंस में हो वो बेस्ट ही होता है। आप पर्सनल लाइफ की बात करें या किसी बिजनेस की बात करें, कहीं ना कहीं रियल एस्टेट जो इतना बड़ा सेक्टर है, सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इस यानी एग्रीकल्चर के बाद की बात करें तो इसमें रेगुलेटर का ना होना कहीं ना कहीं थोड़ा मुझे लगता है ऑब्स्टिकल था कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है उसके अंदर रेगुलेटर ना हो। अगर ये रेगुलेटर 10 साल पहले होता तो शायद जो प्रॉब्लम्स हमने देखी हैं शायद ये नहीं होती। देखिए, रेगुलेटर होने का मतलब है कि जो डेवलपर और जो कस्टमर है उन दोनों का भरोसा ब्रिज करने के लिए रेरा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एंड जो डेवलपर है उसको भी अपनी अकाउंटेबिलिटी का एहसास रहता है कि अगर कोई भी गलत काम किया तो आप प्रॉपरली अकाउंटेबल होंगे। और कस्टमर को कहीं ना कहीं राइट्स दिए गए हैं। राइट्स देने के बाद उसे भी लगता है कि यस, ये पैसा मैंने दिया है। तो इतना आसान नहीं है कि डेवलपर मेरा पैसा लेके और कुछ इधर उधर की बातें बनाए। मुझे लगता है कि जो फ्लाई बाय नाइट के डेवलपर्स थे उनका काम कहीं ना कहीं खत्म हो गया। कुछ सेलेक्टिव डेवलपर्स जो अच्छे ब्रांड के साथ, अच्छी क्वालिटी के साथ और जो प्रॉमिस कर रहे हैं उसको अगर डिलीवर कर सकते हैं तो वो डेवलपर्स के लिए ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई। और जो फ्लाई बाय नाइट के डेवलपर्स थे उनके लिए कहीं ना कहीं काम खत्म हो गया। तो मुझे लगता है रेरा जो है ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर रहा है। अभी तो रेरा आप ये देखिए केवल 5 साल हुए हैं। मुझे लगता है जैसे कैपिटल मार्केट की बात करें तो सेबी वहाँ पे रेगुलेट करती है।
तो सेबी ने लास्ट 25-27 साल में उस मार्केट को एंटायरली चेंज कर दिया, क्योंकि आप पीछे देखे तो कभी हर्षद मेहता, कभी केपी स्कैम इस टाइप देखते थे, लेकिन पिछले 22 साल में कोई भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है रेगुलेटर जो है यहाँ रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। समय का अभाव है, एक एक सवाल मैं आखिरी आपसे करना चाहूंगी। मैडम, आपसे मेरा ये सवाल है, अभी केंद्र सरकार का बजट आया और साथ ही साथ अभी प्रदेश सरकार भी बजट लाने वाली है, तो इससे लोगों को क्या फायदे मिलने वाले हैं, किस तरीके से लोगों को इससे लाभ मिलेगा? देखिए, ऐसा है कि सरकार की पहले से ही ये कोशिश है कि हर आम आदमी जो है उसको सरकार की तरफ से वो सब फैसिलिटीज़ मुहैया करवाई जाएं जिनकी वो उम्मीद करता है। और इसी के तहत पहले कभी किसी ने सोचा नहीं था, जैसे हम बात करें चाहे टॉयलेट्स की बात करें, स्वच्छता अभियान की बात करें, और जो है होम फॉर ऑल जो है इसकी बात करें, तो बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं। उज्ज्वला योजना के तहत सबको गैस कनेक्शंस जो हैं उसकी बात करें, तो उसी तरह से सरकार की ये कोशिश है कि अब जो है वो थोड़ा सा मध्यम वर्ग जो है उसको भी हम किस तरह से टच कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है, क्योंकि फाइनेंस कमेटी में भी मैं मेंबर हूं और फाइनेंस की कंसल्टेटिव कमेटी में भी मेंबर हूं, तो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने भी पिछले दिनों हमारी मीटिंग ली थी और उन्होंने सबकी जो राय थी, सबके जो उनके इनपुट्स थे वो उन्होंने सबके लिए हैं और सबने अपने अपने इनपुट्स उसमें दिए हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे पीएम गति शक्ति है। पीएम गति शक्ति योजना एक कितनी अच्छी योजना है कि जिसके तहत आप देखते हैं कि पहले क्या होता था कि जो पहले रोड बन जाती थी और उसके बाद आपको पता लगता था कि अभी तो इस रोड के नीचे से कोई पाइप निकलने वाली है, तो बनी बनाई रोड को आप जो है उसको डिसमेंटल कर देते थे और उसके बाद आप वहाँ पर फिर से पाइप्स वगैरह लगानी स्टार्ट करते थे। तो पीएम गति शक्ति योजना के तहत हर डिपार्टमेंट एक दूसरे से टच में रहेगा, कॉन्टैक्ट में रहेगा, और जो भी चीज़ पहले होने वाली है वो पहले होगी और उसके बाद फिर बाकी की चीज़ें होंगी। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है आप ये देखिए। और इसी के तहत आप ये देखिए कि सरकार की जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है उसके तहत जितना अब की बार जो जाल बिछा है गाँव के अंदर, अगर आप जाकर देखें तो बहुत कम गांव ऐसे होंगे जहां पर जो है वो सरकार की तरफ से सड़कें नहीं बनी हो। तो सरकार की यही कोशिश है कि आने वाले समय में किस तरह से हम अपनी हेरिटेज है उसको भी बरकरार रखें और इसके साथ साथ जो डेवलपमेंट के वर्क हैं वो भी खूब अच्छे से हों। और उसमें सरकार ने, आपने देखा होगा कि फर्स्ट टाइम जो है हमारा डिफेंस में हमने अपने जो INS विक्रांत है, आप वंदे भारत की बात कर लें, तो सब कुछ जो है हम कितना सेल्फ रिलायंट हो रहे हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हैं, तो हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है। तो आने वाले समय में और भी ज़्यादा जो है वो हम अपने यहाँ पर मैन्युफैक्चर कर सकें, मैक्सिमम जो है हमारा इंपोर्ट हो, इस बात की तरफ हमारा फोकस रहेगा। मिस्टर अग्रवाल, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, सबसे बड़ी लर्निंग आपकी कोविड को लेकर क्या रही है और आखिरी में आप उन सभी लोगों को क्या अपील करना चाहते हैं, क्योंकि आगे के लिए आप प्रिपेयर कैसे होंगे? जरूरी नहीं है आगे इस तरह का दौर आपके सामने नहीं आएगा, तो किस तरीके से आप अपने आप को प्रिपेयर कर चल रहे हैं? देखिए, एज ए ऑर्गेनाइजेशन में बात करूं तो ऑफ कोर्स बहुत सारी लर्निंग हमें मिली हैं। तो यस, हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक मॉडल बन गया है कि अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन भगवान ना करे आए, अगर आती है तो बहुत हम प्रिपेयर हैं इस चीज़ के लिए। सेकेंडली, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि आप लाइफ में ना अपना जो पोर्टफोलियो बनाते हैं, जो भी आपका एसेट क्लास है, उसमें घर एक ऐसी चीज़ है, उसको ज़रूर मॉडल करें। नॉर्मली क्या होता है कि आजकल का यूथ है वो कहता है कि मैं रेंट पे रहूँगा, मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं इस टाइप के प्लान करूँ कि मैं घर लूँ अपना। लेकिन मुझे लगता है कि शायद वैसे आजकल का यूथ बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके प्रिपेयर है कि मुझे अपना घर लेना है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए किसी भी तरीके से अपना एक घर ज़रूर ले। एंड एक चीज़ और आपके माध्यम से, इवन आपका वो शायद सवाल भी नहीं है, फिर भी मेरे को क्योंकि प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, तो मुझे आज, क्योंकि इस पूरे के पूरे देश की ग्रोथ में रियल एस्टेट डेवलपर्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पार्ट है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो उसमें और थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। क्या होता है कि काम हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा अगर कोई मॉडल वन विंडो क्लियरेंस का बने तो जो डेवलपर्स हैं, आज डेवलपर्स को अगर टाइम लगता है तो उसका फायदा किसी को नहीं होता, अल्टीमेट लॉस उसका कंट्री को होता है। तो अगर कोई वन विंडो क्लियरेंस जैसा मॉडल बनेगा तो ज्यादा जल्दी घर डिलीवर हो पाएंगे, कंज्यूमर को फायदा होगा, और ऑफ कोर्स अगर कोई प्राइस लोड भी हो रहा है उस टाइम के ड्यूरेशन लेट होने से, तो वो भी कहीं ना कहीं बच पाएगा। तो यही मेरे माध्यम, आपके माध्यम से मेरा यही सुझाव है गवर्नमेंट को कि कोई वन विंडो क्लियरेंस का मॉडल बनाएं, जिससे जो प्रोजेक्ट में लगने वाली देरी हैं उनको कम किया जा सके।
तो जैसा कि मिसेस दुग्गल ने हमें बताया किस तरह की पॉलिसीज हैं जो आने वाली है, बजट किस तरह के फायदे लेकर आ रहा है, और साथ ही साथ मिस्टर अग्रवाल ने बताया रियल एस्टेट किस तरीके से बूम पर है। आप सभी को निवेश करना है, एक बड़ी मछली इस मार्केट का बनना है। सोचिए, समझिए और तभी फैसले कीजिए, क्योंकि जिसने समय को समझा, सही फैसले किए, वही सिकंदर बन गया। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस मिसेस दुग्गल एंड मिसेस प्रदीप अग्रवाल।